हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मई से लेकर 2 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है या फिर मंथली करंट अफेयर का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इमैनुअल सोबेरन को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? मोनिक एलोइथ का इन्होंने स्थान लिया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि विश्व भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, इमैनुअल सोबेरन। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसैट किस देश ने निर्मित करी है? मतलब किस देश ने बनाई है? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा बनाई गई है? जापान के द्वारा। जापान के शोधकर्ताओं ने लकड़ी से बनी दुनिया की पहली सैटेलाइट जो है लिग्नोसैट, उसका निर्माण किया है। अगर हम बात करें कि लकड़ी से बनी सैटेलाइट बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि देना। मतलब ऐसी सैटेलाइट बनाना जो कि पर्यावरण मतलब एटमॉस्फेयर को नुकसान न पहुंचाए और आसानी से नष्ट हो सके। इसके तहत अंतरिक्ष में जो पुरानी सैटेलाइट हैं और अन्य कचरे हैं उनको साफ करने की कोशिश भी है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसैट किस देश के द्वारा निर्मित की गई है? जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये इस बार की थीम थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 1987 में 1987 में तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला लिया था और 1988 से हर साल ये दिवस जो है 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सिंपल उद्देश्य के लिए कि तंबाकू के सेवन के परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना और लोगों को धूम्रपान जो करते हैं उनको छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो बी आंसर सही होगा, 31 मई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डीआरडीओ ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा से रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रुद्रम 2 मिसाइल की बात करें तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि हवा से सतह पर इजीली मार कर सकती है। रुद्रम 2 को किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने। इस मिसाइल की बात करें तो ये 6751 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने में सक्षम है और इसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर की है। ये 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू सरफेस। ए आंसर। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो महारत्न कंपनी REC जो है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। REC को यह अवार्ड जो है उनके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। REC की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की। तो एक महारत्न कंपनी है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में ये कंपनी आती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है, MD जो है, वो विवेक कुमार देवांगन है। क्लियर? तो यहाँ पर REC बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं और पूछते हैं कि करंट अफेयर को सर हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने आपके लिए करंट अफेयर का OSS पैकेज जो है वो डिज़ाइन किया है। OSS मतलब करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब आपने अगर इस पैकेज को एनरोल कर लिया, इससे आपने अगर करंट अफेयर पढ़ लिया तो करंट अफेयर की टेंशन आपकी खत्म हो गई। इस पैकेज को हमने कैसे डिज़ाइन किया है? देखिए, इसमें आपको मिलता है मंथ वाइज करंट अफेयर का एक डिटेल ई बुक, जिसमें अच्छे से हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको बताया गया है। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर में आपसे डिस्कस करता हूँ उसका आपको PDF मिल जाता है एंड उसी पे बेस्ड आपको एक मॉक टेस्ट भी दिया जाता है, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर आप करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लगाकर करंट अफेयर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी हम आपके लिए इस पैकेज के अंदर नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम जो होती है उनमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन करंट अफेयर्स की डिटेल जो है
PDF के फॉर्म में हम इस पैकेज के अंदर आपको देते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है कि लेटेस्ट में अभी ट्रेंड क्या है करंट अफेयर का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस करंट अफेयर के OSS पैकेज में मिल जाती हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसको एनरोल कर रखा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर का OSS पैकेज जो है वो एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा भी कुछ डाउट आते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जो है 27 मई से लेकर 1 जून के बीच में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। इस असेंबली की थीम क्या थी? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पार्टिसिपेट किया था। इस मीटिंग के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई, साथ ही भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से बचने पर भी चर्चा की गई। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक निर्णय लेने वाली एक संस्था है। इसमें सभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि जो है वो शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार इसकी थीम क्या थी? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय शांति रक्षक धनंजय कुमार को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनके द्वारा धनंजय कुमार को ये सम्मान जो है वो दिया गया है। यहाँ पर अगर हम डैग हैमरशोल्ड मेडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। शांति अभियानों के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के बलिदान को श्रद्धांजलि के रूप में ये पदक जो है वो दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत दिया गया धनंजय कुमार को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 30 मई को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मई को गोवा राज्य जो है वो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। गोवा के राज्य दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो 1947 से 1961 तक गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत ने गोवा और दमन और दीव को भारत में मिला लिया था और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, जिसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसीलिए हर साल 30 मई को गोवा राज्य जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। तो यहाँ पर गोवा बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए फ्रेंड्स, RBI के द्वारा जो है वो प्रवाह पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। प्रवाह का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्रवाह पोर्टल की बात करें तो ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि किसी व्यक्ति या इंस्टीट्यूट को रिजर्व बैंक से ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। ऑथराइजेशन का मतलब है, मान लो किसी कंपनी को नई पेमेंट गेटवे सेवा शुरू करनी है तो वो इस पोर्टल से अप्रूवल ले सकती है। लाइसेंस का मतलब ये हो गया कि मान लो बैंक है, उसको अपना कामकाज बढ़ाना है, उसके लिए उसको नई शाखा खोलनी है, तो इसके लिए उसको RBI से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इस पोर्टल के जरिए बैंक जो है वो आवेदन जमा कर सकता है और लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, प्रवाह पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? RBI के द्वारा। आगे बात करते हैं। एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। और भारत ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक सहित कुल 7 मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। भारत को एकमात्र गोल्ड जो है वो श्रीमत झा ने दिलाया है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, 7। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार कौन है? आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल होता क्या है। तो ये एक प्रकार का फिल्म फेस्टिवल है जो कि हर साल फ्रांस के कांस में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। तब से ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म उत्सव में से एक माना जाता है। इस फेस्टिवल में 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हाईलाइट होती है, जैसे कि रेड कारपेट इवेंट। कांस फिल्म फेस्टिवल जो है अपने रेड कारपेट इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, जहाँ दुनिया भर से फेमस सेलिब्रिटी जो है और फिल्म डायरेक्टर जो है वो इसमें शामिल होते हैं। इस फेस्टिवल में हमको फिल्म स्क्रीनिंग भी देखने को मिलती हैं। कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल फिल्में जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में ही पामडी और पुरस्कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 2024 में ध्यान रखिएगा, पामडी और पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? अनोरा को दिया गया है। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? शान बेकर हैं।
अब इसके अलावा मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहली चीज़, कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार कौन बनी है? पायल कपाड़िया बनी है। उनको उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किसको? पायल कपाड़िया को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा 2 इन्फॉर्मेशन और है। 77वें कांस फिल्म में भारतीय कलाकार है अनुसुईया सेनगुप्ता। उनको शेमलेस फिल्म के लिए अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था पुणे के छात्रों की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिने पुरस्कार जो है वो जीता है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर पायल कपाड़िया बिल्कुल सही आंसर होगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन मैंने आपके रिवीजन के लिए रखा है। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की अनुसुईया सेनगुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस फिल्म के लिए जीता है? तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। किस फिल्म के लिए? द शेमलेस के लिए। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसे कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राकेश रंजन को एसएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष थे एस किशोर, उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम एसएससी की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो भारत में केंद्र स्तर पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारी के चयन संबंधी एक संस्था है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राकेश रंजन। भारतीय वन्य जीव संस्था के रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? तो भारतीय वन्य जीव संस्था की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन जो है वो उपस्थित हैं, जिसमें से 2000 के लगभग केवल उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन जो है मुख्य रूप से चंबल नदी में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा गंगा नदी डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो जरूर आप ध्यान रखिएगा, प्लेटनिस्टा गेंगेटिका। क्या है? प्लेटनिस्टा गेंगेटिका। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार आईपीएल का खिताब जो है वो जीता है? तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। ये चीज़ तो आपको दिमाग में रखना ही है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने इससे पहले 2012 में और 2014 में भी आईपीएल का खिताब जीत रखा है। तो तीसरी बार इन्होंने आईपीएल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2008 में। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। और पहली बार जो विजेता रहा था वो कौन रहा था? राजस्थान रॉयल्स रहा था। आईपीएल 2024 में अगर हम पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की बात करें तो पर्पल कैप उसे दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हो, वो मिला है हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप की बात करें तो विराट कोहली को दिया गया है सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइनल जो हुआ था वो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हुआ था और कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो मनाया गया है। 25 मई को क्यों आयोजित किया गया? क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और 2024 में इस तरीके से फुटबॉल आयोजन का ये 100वां वर्षगांठ है। उसी को ध्यान में रखते हुए उसी की याद में 25 मई को पहला विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई थी। तो इस बार 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया। अब से हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एशियाई वीमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया, जहां पर भारत की जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है और एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय जिम्नास्टिक बन गई है। दीपा कर्माकर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। दीपा कर्माकर का ये एशियन चैंपियनशिप में दूसरा मेडल है। इससे पहले वो 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत चुकी हैं।
दीपा कर्माकर को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, 2016 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए। पापुआ न्यू गिनी जो है ये किस महासागर में स्थित है? पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र हैं। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत के गांवों में एक भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिला, जिससे काफ़ी ज़्यादा जनहानि देखने को मिली। लगभग 2000 से अधिक लोग जो है वो मिट्टी में दब गए थे और ये घटना जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इस वजह से ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी जो है कहाँ पर स्थित एक देश है? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित एक देश है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मई 2023 में पिछले साल पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर आए? तो फ्रेंड्स, 11वें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो जापान के कोबे में किया गया, जहां पर भारत ने कुल 17 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और भारत जो है वो पदक तालिका में 6वें स्थान पर आए। पदक तालिका में पहले स्थान पर आए चाइना, दूसरे स्थान पर आए ब्राज़ील और 6ठे स्थान पर आए इंडिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत ने जो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं उनको अगर हम जल्दी से डिस्कस करें तो मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुष हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता, सुमित अंतिल ने पुरुष भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो में जीता, सचिन खिलारी ने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता, सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर रेस में, दीप्ति जीवन जी की बात करें तो महिलाओं की 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता और एकता भियाना ने महिलाओं के क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। तो कुल मिलाकर भारत ने 6 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं और भारत पदक तालिका में 6वें स्थान पर आए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329B इनमें से किससे संबंधित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा। क्यों रहा ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 329B क्या बोलता है? ये बोलता है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो नहीं किया जा सकता। उस पर यह अनुच्छेद जो है वो रोक लगाता है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस अनुच्छेद का उपयोग जो है वो देखने को मिला है। जैसा आपने अभी सुना होगा कि लोकसभा इलेक्शन जो है उसमें मतदान के आंकड़ों को जारी करने में थोड़ी देरी देखने को मिली, जिस पर ADR जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उसने एक याचिका दायर करी थी, जिस पर चुनाव आयोग से इस पर स्पष्टीकरण जो है वो मांगा था। इस याचिका पर सुनवाई को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस बात पर सहमति जताई है कि अनुच्छेद 329B के तहत न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो वर्जित है। मतलब चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो नहीं की जा सकती। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 319 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है। क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता इनमें से किसने जीती है? तो फ्रेंड्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 में फरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का ही एक भाग है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मोनाको में हुआ था। और इस प्रतियोगिता की जो कुल लंबाई थी रेस की वो होती है 3.3 किलोमीटर के आसपास। ध्यान रखिएगा, फरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने ये प्रतियोगिता जो है वो जीती है। बी आंसर। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में इनका कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। विस्तार के बाद में 31 मई 2025 तक ये DRDO के अध्यक्ष रहेंगे। 2022 में इनकी नियुक्ति की गई थी G सतीश रेड्डी के स्थान पर। DRDO जो है ये भारत का रक्षा अनुसंधान से संबंधित एक संस्था है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है DRDO के? डॉक्टर समीर V कामत। चर्चित व्यक्ति सत्यदीप गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए फ्रेंड्स, सत्यदीप गुप्ता जो है ये एक पर्वतारोही है, माउंटेनर है। क्यों सुर्खियों में थे? क्योंकि इन्होंने एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहसे पर चढ़ाई करी है और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। ध्यान रखिएगा कौन है? पर्वतारोही हैं।
चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित हैं? तो नासा के मैगलन मिशन की बात करें तो ये वीनस ग्रह से संबंधित हैं, वीनस प्लैनेट से संबंधित हैं। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस मिशन के थ्रू जो डेटा मिला है उसका विश्लेषण, उस पर एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्र ग्रह जो है, वीनस जो है, वहाँ पर एक नया लावे का प्रभाव जो है वो देखने को मिला है, जिससे पता चलता है कि 1990 और 1992 के बीच में वहाँ पर ज्वालामुखी जो है, वोल्केनो जो है, वो सक्रिय था। नासा का मैगलन मिशन का उद्देश्य क्या है? रडार इमेजिंग का उपयोग करके वीनस की सतह का मानचित्र बनाना, मतलब डायग्राम रेडी करना और उसके बारे में स्टडी करना। 1989 को ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। हाल ही में इस मिशन का जो डेटा आया था उस पर एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जारी करी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी इसका आपको PDF मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए स्पेशल एक पैकेज डिज़ाइन किया है, करंट अफेयर का OSS पैकेज, वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज। इसके अंदर आपको हर मंथ का वीडियो करंट अफेयर मिलता है। मंथ वाइज आपको इसमें करंट अफेयर की डिटेल ई-बुक मिलती है। जो अभी मैंने आपको वीडियो कंप्लीट कराया है इसका PDF मिल जाता है। इसी पर बेस्ड एक मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है जिससे कि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो कंप्लीट एक पैकेज हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर आप ये पैकेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 100-150 रुपये में आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।